चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल बहुत ज़्यादा आंधी बारिश का मौसम था, है ना? लाइट की भी दिक्कत रही होगी बहुत सारी जगह, लाइट थी ही नहीं रात भर। कई सारे पेड़ भी टूट गए, काफ़ी भयानक आंधी थी। चलो कोई नहीं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्थापत्य कला की। इसमें हम लोगों ने हरियाणा में अलग अलग टाइम पर जो बिल्डिंग्स बनी थी, जो आर्किटेक्चर का तरीका देखा, उसमें हमने देखा था 3 तरह के काल पढ़ लिए थे, एक प्राचीन, एक मध्य और एक ब्रिटिश। और इसके बाद हमने पढ़े थे हरियाणा में अलग अलग मंदिर जो लगभग कंप्लीशन पर आ गए थे। और हमने पाया था कि हरियाणा में सबसे पुराना मंदिर जो है वो तो है तोशाम में। किस भगवान का है ये? विष्णु। फिर हमने देखा था हरियाणा में 3 भगवानों की बहुत मान्यता थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का नाम आते ही हमारे दिमाग में ब्रह्म सरोवर, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं की मिट्टी से धरती पर ये जो विश्व बनाया है इसकी रचना की। इसका जिक्र एक आदमी ने अपनी किताब में, जिसका नाम है अल बरूनी, और किताब का नाम किताब उल हिंद, या उसी को कहते हैं तहकीक ए हिंद, इसका जिक्र था। शिव जी के हमारे यहाँ ढेर मंदिर हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान शिव के ढेर मंदिर हैं, और एक मंदिर वो भी है जो पानी के तालाब के बीचों बीच है, जिसका नाम है, पानी के तालाब के बीचों बीच से जींद वाले का मतलब है भूतेश्वर। पानी के बीच वाला अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बना। जो कुरुक्षेत्र में बात कर रहे हो वो एक और महादेव मंदिर था, क्या नाम था उसका? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। और अब धीरे धीरे करके हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र के आसपास की पूरी जितनी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो बचा खुचा है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि इसको कितने 48 कोस तक डेवलप करेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था पिछले साल 2021 में। कितनी फुट ऊंची बताई थी मैंने? एक बहुत ऊंची मूर्ति जो कि अष्ट धातु से बनी है, और जिसमें कि कितने करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए। और कह रहे हैं इसी तरह के सारे स्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। फिर हमने पढ़ा था इसी तरह से ब्रह्मा, विष्णु, और विष्णु, ब्रह्मा, और एक और क्या थे? महेश। ब्रह्मा हो गया, महेश के ऊपर तो है ही अपने यहाँ शिव जी की, और विष्णु भगवान की भी पुरानी, सबसे पुराना मंदिर तोशाम में। हम ये भी जानते हैं मंदिर बनाने की कला एक बहुत लेटर स्टेज में दिखाई दी थी। किस काल में? और इस टाइम पे मूर्तियों के भगवान के रूप में जो एक चित्र उभर के आता है ना, कि भाई शिवजी हैं तो उनके गले में सांप है, उनका रंग नीला है, इस तरह की चीज़ें। ये जो मूर्ति कला है ये तो प्राचीन काल की है, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में भगवान को मूर्ति का रूप दिया गया ना, वो इसी काल में देखा गया। क्योंकि आपने मूर्तियां बना के कहाँ स्थापित कर दी? मंदिर में। और इसलिए मंदिर के एग्जाम्पल आपको आज भी देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर, 10 अवतार थे वो, दशावतार। किसके 10 अवतार थे ये? भगवान विष्णु के। झांसी में ये आज तक जो है, जिसको लोग देखने जाते हैं मंदिर, उस टाइम का ईंटों का बना हुआ। अपने यहाँ भी एक मंदिर है, मैंने बताया था कलायत में, ये बात हुई थी, कलायत में पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर, ईंटों का मंदिर, जिसको हमने पढ़ा था। एक राजा था शालीवान करके, जिसने गलती से एक तीर चला दिया था, फिर वो निर्जीव शरीर हो जाता था, फिर उसने बनाया। यानी उस टाइम के मंदिर भी, खैर हमारे वाला तो लेटेस्ट स्टेज में बना 7वीं शताब्दी के आसपास। ये जो थे ये 4वीं 5वीं के हैं, मतलब 100-200 साल का अंतर है इनमें। ये सब हमने पढ़ लिया था। एक बार देखें ज़रा कहाँ तक हम पहुँचे और क्या हमें पढ़ना है अब। 161 कंप्लीट नहीं हुआ था। 160 का मज़ारे और दरगाह रह गई थी ना। अच्छा 160 लास्ट पढ़ा था, 161 स्टार्टिंग से पढ़ना था। ठीक है, ये पृथुदक, हाँ याद आ गया, पृथुदक वेणु का तर्पण किया था यहाँ पृथु ने, राजा पृथु ने। ठीक है, पेज 161 पर आ जाओ। अब ये सब तुमने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, इतने सारे दिनों से हम पढ़ रहे हैं, ये सब तुम्हें आसान दिखेगा। पहला नाम देखो लिखा है प्राची तीर्थ। प्राची, गौड़ीय और बाण गंगा, ये तीनों तुमने सुने हुए हैं। प्राची तीर्थ की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ आके खुद जो गंगा थी इन्होंने स्नान किया था।
दुनिया गंगा में स्नान करती है और खुद गंगा का जो रूप था उसने आके कहाँ स्नान किया था? हमारे प्राचीन। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या लिखा है? गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ में बंगाली साधु रहते हैं, बंगाली साधु। और तीसरा क्या लिखा है? बाण गंगा, जिसके ऊपर अब फिर से काम चल रहा है और कहते हैं यहीं पर भगवान जो ये श्री कृष्ण थे, इनके कहने पे अर्जुन ने बाण मार के और वो गंगा वहाँ से निकल आई थी। अब ये सब दोबारा से ना सरकार पैसा लगा रही है, हर बजट में करोड़ों रुपए निकालते हैं स्थापत्य के नाम पे और कहते हैं इसको नया बनाएंगे ताकि यहाँ टूरिज्म का बढ़ावा हो। तो अभी ये सब अगले 1-2 सालों में तुम देखोगे अखबारों में आएंगे। पढ़ के देखो, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र का भद्रकाली। भद्रकाली कौन? पार्वती का रूप है, सती, भद्रकाली, जितने इस तरह के नाम मिलेंगे, माँ ज्वाला है, कामाख्या है, सब इनके ही हैं। भद्रकाली और कुबेर तीर्थ के पास है ये। यहाँ पितृ तर्पण किया जाता है। तो हरियाणा में कई जगह पितरों का तर्पण करते हैं, यानी पिंड दान करते हैं, जिससे कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। ऐसा एक 12 साल वाला कहाँ पढ़ा था हमने? पांडु पिंडारा। ऐसे ही पेहोवा पृथुदक में वेणु, जो ये पढ़ रहे थे अभी आप, यहाँ भी तो तर्पण, यानी उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करा देना। ये पढ़ लो, पितृ तर्पण किया जाता है। देवव्रत, भीष्म पितामह की माता के पाप इसी स्थान पर स्नान करने से दूर हुए। भीष्म पिता की माँ कौन थी? पितामह की? गंगा। तो ये गंगा के लिए है। गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु इनसे संबंधित है। यहाँ बंगाली साधु रहते हैं, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। बाण गंगा, ये भी कुरुक्षेत्र। सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल कहाँ है? लेकिन तीर्थ राज कहाँ है तुम्हारा? जींद में। ये याद रखना है, मैंने बताया था, ये अंडरलाइन कर लो। बाण गंगा कुरुक्षेत्र। अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा की जलधारा निकाली, जो शर शैया, शर मतलब तीरों की, शैया मतलब बेड टाइप, तो शर शैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख तक पहुंची थी। बाण गंगा सब कुरुक्षेत्र में है। सती का स्थान है होडल पलवल में। अंडरलाइन कर लो, सती का स्थान होडल पलवल। और नेक्स्ट लाइन में सती रमनी की याद में मेला लगता है यहाँ। तो रमनी का मेला कहाँ लगता है? होडल पलवल में, इंपॉर्टेंट है। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे है। जनश्रुति है कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी विद्यमान है। कौन चैतन्य महाप्रभु? जो गौड़ीय मठ में बंगाली साधु, यानी ये दोनों जगह किससे संबंधित हैं? बंगाली साधुओं से। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, कीर्तन और ये सब उन्होंने आगे बढ़ाया था जब भक्ति परंपरा की शुरुआत थी। चलो प्रमुख मंदिर पे आ जाओ। पहला टिक करना, प्राचीन विष्णु मंदिर, सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछेंगे हरियाणा में सबसे प्राचीन मंदिर, तो तुम कहोगे तोशाम, भिवानी में। पंचवटी मंदिर टिक कर लो, पलवल। 5 वट के पेड़। और कौन आए थे यहाँ? अज्ञातवास में पांडव। यहीं द्रौपदी घाट भी है। नेक्स्ट भी टिक करना, दुख भंजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र। Good morning. Thank you very much. कैसे लड़ना चाहिए पता चला? रोड जाम कैसे होता है पता चला? और किन मुद्दों के ऊपर होता है? और जो ये बंदर कुड़की और ये सब चीजें दिखाते हैं तो देखना आया तुम्हें? हैं? दम है कितना बाजू में तेरे, देख लिया है देखेंगे, हैं? एक संगठित फोर्स चाहिए होती है ऐसे मामले के ऊपर। संगठित लोग ऐसे जो है ना, जैसे कुछ जो है लोग जो है, जैसे नौजवान भारत सभा की मैंने कहा था तुम लोगों को टुकड़ियां होनी चाहिए, इकाइयां होनी चाहिए, कुछ लोग उसमें से लीड करें। और फिर वो जो संगठित फोर्स होती है ना, उसका मुकाबला कभी और कैसे ही नहीं हो सकता है। इसके अंदर जो रिपोर्ट्स थी कि जो है क्या कह रहे थे कि परिमल के ऊपर केस बना देते हैं और 10-20 स्टूडेंट्स के ऊपर बना देते हैं, 1 मिनट में मामला इधर उधर। तो जो उधर CID और इधर उधर से जो रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स में क्या था कि तुम्हें बच्चों का खेल दिख रहा है, पूरा हरियाणा जाम हो जाएगा।
और जितने ये एसपी, डीसी और सोनीपत का सारा प्रशासन है, इनको कभी भी पब्लिक डीलिंग पर नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। संगठित फोर्स कोचिंग सेंटर के ऊपर होना अलग कहानी होती है और अपने लेवल पर अलग होना अलग कहानी होती है। जैसे आईसीएस कोचिंग सेंटर जो है वो कर रहा प्रदर्शन और इसकी बजाय नौजवान भारत सभा प्रदर्शन कर रही है, तो 10 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस प्रकार से हम लोगों को संगठित फोर्स के रूप में होना चाहिए और जब वे लोग लीड करें तब चीजें आगे आती हैं, है ना? ये जो है मैं इसलिए यहाँ पर आया था। और जो सोनीपत के स्टूडेंट्स के ऊपर जो ये आता रहता है ना कि किलकी मारते रहते हैं, तो सभी ब्रांचेज में से बहुत पॉजिटिव वो था कि सोनीपत के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे कभी कोई घटना कभी भी जो डीएसपी कह रहा था कि ये कोई परिमल है, कोचिंग सेंटर चलाता है, बच्चे तो मान रहे थे, इसने भड़का दिया है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ गई कानूनी कार्रवाई? वहीं से कैसे उठा के ले आते? उस दिन की सबसे मजेदार बात बताओ, फिर इतनी ही बातें करूंगा, मेरी अगली क्लास है। जो सबसे मजेदार बात उस दिन हुई, तू बता। कोई और बताओ। उस दिन का सबसे मजेदार सीन था जब हम वहां से चल पड़े और वो डीजे याद आया मुझे, मैं इसको तो फिराने ही नहीं देंगे। और जब मैं गया तो सारे के सारे डीएसपी, एसएचओ जो है, इंस्पेक्टर जितने भी खड़े थे, मैंने कहा हटिए भाई ने यार काट नहीं चल रहे मगा लेके। क्लाइमैक्स वो था उस दिन का, नहीं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। ये यूनिटी रहे ना तो फिर चीजों को बदला जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। आज मैं क्लास नहीं लूंगा, कारण जो है डिबेट है टीवी चैनल पर, और जो है हर मंच पर आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस बात को जो चीजें ये थी, भाई सरकार की तरफ से अब तक कुछ आया ही नहीं। सरकार की तरफ से क्या बयान आया? इतना बड़ा पूरे हरियाणा का बल्कि पूरे भारत का प्रदर्शन, और सरकार की तरफ से क्या आया? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को उठाया जाए हर लेवल पर, और ये बात उठेगी तब बात बनेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज मेरी क्लास तो नहीं रहेगी लेकिन मेरी हाजिरी तो रहेगी। 2 बजे से और 2:30 बजे के बीच में मेरी डिबेट रहेगी। 2 से 2:30 बजे तक उस चैनल की उस वीडियो को लिंक तो मैं लगा ही दूंगा, उसको जरूर देखना। और तुम लोगों को क्या करना होता हो तो पता ही है। इतना आधा घंटा तुम लोगों को निकालना चाहिए, जो भी हो, चाहे 2 बजे से पेपर उसके बाद करना या उससे पहले करना, ये तो संगठित फोर्स। और ये जितनी वीडियोस भी है ना, इन सभी वीडियोस को अपने उस पर भी लगाओ। जो तुम्हारे रिलेटिव्स और जानकार और ये वो जो ये बोलते थे कि जो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वो डालो ना उसके ऊपर। पेपर उसके बाद कर लेना या पेपर उससे पहले, कल कर लेना, पर सब लोग उसके ऊपर जो है ताकत जरूर लगाना। ये सब की जब संगठित ताकत आती है ना उसके ऊपर, तो बात में मजा अलग होता है। ठीक है, चलो ठीक। देखो, एक चीज़ तो तुम्हें समझ में आई होगी कि पुलिस जो है ना, वो भी यूथ अगर इकट्ठा हो तो अपने गलत काम पे पीछे हट जाती है।
ने तो इतना बड़ा HCS अधिकारी और ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट उठा के ले गया, वापस करे कभी मतलब ही नहीं है। वो ले गए तो ले गए, फिर वो कबाड़ में फेंकेंगे, वापस नहीं देंगे। तो इंस्टेंट वहीं के वहीं उसने उठा के दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसको ये फील हुआ कि ये दबाव जो है, बच्चे हटेंगे तो है नहीं, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने अपनी तरफ से देखा था, पीछे वो बड़ी गाड़ी आ गई थी वो पानी फेंकने वाली, कि भाई लाठी चार्ज करना पड़े तो कुछ भी इस तरह का। ये ऐसी जगह, अच्छा वैसे भी उस दिन बहुत गर्मी का मौसम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ये सोचता है कि जैसे इस चीज़ में नेगेटिव बताएगा क्या। जैसे कोई भी काम करने के बाद उनके ऊपर भी तो बड़े अधिकारी है ना, पूछताछ होगी भाई ये क्यों हुआ, इतनी देर जाम लगा शहर में, चारों तरफ से लोग बाग देख रहे थे, तो पुलिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाती जिसके ऊपर फिर उनको आंसर देना ना आए। जैसे क्या गलती थी हमारी, बस ये बाद में उनका बयान क्या था कि हमने इनको कहा कि आधी सड़क छोड़ दो और डीजे की आवाज़ कम कर लो। ये तो कोई बड़े मुद्दे भी नहीं है, कोई इस पर केस बनाए भी तो क्या केस बनेगा कि आधी सड़क। वैसे भी हम जब सुबह गए तब भी हम सड़क छोड़ के गए थे और हम वापसी में भी सड़क छोड़ते, ये तो कोई बात ही नहीं थी। हमको ये तो था नहीं कि पूरी सड़क घेर के चलेंगे, एक साइड तो फिर भी ट्रैफिक जा रहा था। बस ये था कि कुछ भी नहीं मिला तो ये बात कि इन्होंने सड़क घेर रखी थी और डीजे की आवाज़ तेज़ थी। ये तो कोई बड़ा, अच्छा इस देश में सारे क्राइम इतने बड़े बड़े वो क्राइम नहीं है, आवाज़ तेज़ क्राइम हो गया। ये तो मतलब बेवकूफ़ी भरी बात थी और इस पर कायदे से कोई बड़ा केस बन भी नहीं पाता, इसीलिए ज़्यादा आगे एक्शन नहीं लिया। और दूसरा वो विपिन काद्यान जी जो आए थे, वो जो यंग सा एक लड़का था, नौजवान HCS अधिकारी था, वो कितनी तमीज़ से और तहजीब से बात कर रहा था। जैसे यूथ की ताकत को ना, जो नौजवान लड़के लगे इनको पता है। वो DSP साहब पुराने थे ना, जो अब हटने पर आए थे, 11 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट है इस साल में ही या अगले साल के शुरू में। तभी तो फिर उनको लगा भाई मेरी रिटायरमेंट इस पर ख़राब भी हो सकती है। एक छोटी सी बात है भाई, क्यों मारपीट की गई, जिसको भी थप्पड़ मारा गाली दी, किस उसमें, या तो ये हो कि भाई हम कोई गलत रास्ता या हम कोई कुछ सड़क पे कोई इस तरह का अभियान चला रहे थे जो गलत था, कुछ था ही नहीं, शांति से सब कुछ लौट रहा था। अचानक से क्या हुआ समझ में ही नहीं आया और वो ले जाके अपना सिस्टम सारा तोड़ के और रख लिया। फिर सिस्टम देने को भी तैयार नहीं थे। और ऐसे जो पुलिस ले जाती है ना, सिस्टम वापस नहीं करती। वो तो बहुत एक प्रेशर में थे कि उठा के अपना, और तुम उस वीडियो में ना दोबारा उनका चेहरा देखना, पसीने छूट रहे थे उनको और वो मतलब वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। ये कितनी बड़ी बात बन गई। मैंने जैसे कई बार देखा कि उनके चेहरे का एक्सप्रेशन तो ये दिख रहा था कि जैसे होता नहीं भाई ये आफत मेरे गले पड़ गए, मैं क्या करूं, कैसे छुड़वाऊं, वो वाला काम था। तो इसलिए कभी भी एक चीज़ और देखनी चाहिए, ऐसी जगह कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती उनकी ताकत है। फिर तो वो लाठी चार्ज करें, मारे पीटे। जैसे हम कुछ भी गलत बोल जाते या कुछ भी इस तरह का, मान लो कोई भीड़ में ही पुलिस को कुछ गड़बड़ कर दे, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिससे वो हमारे ऊपर कोई एक्शन ले पाए। भाई गांधी का क्या था, यही तो था ना कि आप ये सत्याग्रह करो, हिंसा मत करो। जहाँ हिंसात्मक कार्यवाही होगी वहाँ फिर पुलिस ऊपर आ जाएगी। एक पुलिस वाले के हाथ बदतमीजी कर दी ना, फिर सारी पुलिस हमारे ऊपर एंटी, फिर हम नीचे रह गए। अब हम ऊपर रहे कि हमने गलती नहीं की और सारी वीडियोस में दिख रहा है कि उनकी गलती है, और पहले मना कर रहे थे कि नहीं हमने कुछ नहीं लिया, फिर उठा के वो लाइव सिस्टम वापस किया। भाई इतना बड़ा अधिकारी, और तो और मुझे कह रहा बेटा मैं तेरे सर की कसम खा रहा हूँ बेटा मैंने नहीं लिया। मैंने कहा मुझे क्यों मरवाते हो, और फिर उठा के सिस्टम और वापस कर दिया। तो तुम देखो पुलिस वाले कितने मतलब चालाक और चालबाज भी होते हैं इस मामले में। इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता कि किस तरह से झूठ बोलते हैं। कह रहे थे हमने लैपटॉप नहीं लिया, सिस्टम भी, और ऐसे बिहेव करे जैसे सच में पता ही ना हो, एम्पलीफायर जो भी था, लेकिन देख लो बाद में सब लौटा दिया। उस दिन ये सिस्टम वापस ना मिलता तो कभी बात ही ना करते, ना देते इस चीज़ को वापस। तो ये इंस्टेंट एक प्रभाव होता है, ताकत ये चीज़ है। और इसीलिए ये पुराने जो लोग थे ना, कल परसों सर और मैं बातें कर रहे थे कि चौरा चौरी हत्याकांड जैसी घटनाएं ऐसी तो शुरू होती होंगी। भाई प्रदर्शनकारी जा रहे थे, कोई गलती नहीं थी, पुलिस वालों ने 3 प्रदर्शनकारी मारे थे, जिस कारण वो बात बढ़ी थी, और फिर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए थे। जैसे इन चीज़ों के बैकग्राउंड में अब फील करके देखो, ऐसे ही होता होगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उस टाइम पर भी ऐसे ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, 3 लड़के उन्होंने मार दिए। तो ये पुलिस का गलत स्टेप था, जिसकी परिणति ये हुई कि फिर जनता जो थी भड़क गई। इस टाइम पर यही ध्यान रखना है बस, एक तो यूनिटी होनी चाहिए और दूसरा गलत स्टेप नहीं लेना।
ताकत के सामने और सच्चाई के सामने बड़े से बड़ा अधिकारी सीधा हो जाता है। अगर उन्हें लगता ना कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इशू है तो वो शाम को यहाँ आ जाते कि भाई ये गलतियाँ हैं। जैसे हमारी गलती थी किसमें, सड़क अगर हम घेर के जाते तो सुबह भी तो जाते। सारी वीडियोस में दिख रहा है गाड़ियाँ लाइव सामने चल रही हैं, और वो बाद में जो गाड़ियाँ दुखी हुई, परेशान हुई, वो पुलिस वालों के कारण हुई, क्योंकि जाम उन्होंने लगवाया। ऐसी हरकत की कि भाई जिस कारण स्टूडेंट्स को घेरना पड़ा, नहीं तो रोड सीधे वापस आ रहे थे। किसी के मन में था ही नहीं 1% भी। और एक अजीब बात यह है कि देखो, इतने बड़े रैंक का अधिकारी ऐसा काम वैसे भी नहीं करता। जैसे जो HCS लगा हुआ अधिकारी हो, वो इतना फालतू थोड़ी ना कि वो जाएगा अपनी गाड़ी से उतरेगा और उसको थप्पड़ मारेगा और वो सिस्टम छीनेगा। ऐसा काम वो किसी कांस्टेबल से करा ले। बस ये एक वो था ना भड़ास निकालनी कि मतलब इनके ऊपर मैं हावी रहूं। हाँ, बस वो हमने नारे नहीं लगाए थे कि भाई DC साहब मुर्दाबाद, और तो उस चीज़ से एक वो वहीं से हमारे पीछे थी गाड़ी। बस ये था कहीं थोड़ी सी गड़बड़ मिले और ये मार दें। तो बस ये एक मान के चलो कि पुलिस की शुरू से ही मंशा थी कि जैसे ही निकलेंगे किसी चेहरे फंसा लेंगे। अच्छा, एक थप्पड़ मार के चलना, उनको तो रौब दिखता है। उनको ये लगा ना भाई मेरा तो रौब जम गया। ये नहीं पता ना कि बच्चे ऐसे घेर लेंगे और ऐसे मैं फंस जाऊंगा और मेरे ऊपर बात आ जाएगी। तो बड़ा नेगेटिव रहा उनके लिए। हमारे लिए खैर अच्छा रहा, क्योंकि इससे ये दिखता है कि एक आदमी के साथ ये कैसे व्यवहार करते होंगे ना। जो कोई जाता है, जी मेरी बाइक चोरी हो गई, जी मेरी रेहड़ी पे किसी ने ऐसे गिरा दिया, ये सुनते थोड़ी ना होंगे। ये इतनी बड़ी ताकत जिसके साथ है उसकी नहीं सुनना चाहते, तो ये एक आदमी की 4 आदमियों की क्या सुने। ये पुलिस का असली चेहरा है, और ये भी इसलिए दब गए क्योंकि इनको दिखा इतना बड़ा हुजूम है। और फिर पीछे ICS की सारी ब्रांचेस, हर जगह प्रदर्शन। राजस्थान में प्रदर्शन था, यूपी में, बिहार में, पूरे हरियाणा में। जैसे आपको पता है 15 दिन की रिपोर्ट गृह मंत्री के पास जाती है, तो ये सारी रिपोर्ट गृह मंत्री के पास बना के भेजनी पड़ती हैं। और हर अखबार ने बहुत अच्छा लिखा, इक्के दुक्के को छोड़कर। 1-2 ने लिखी थी नेगेटिव बात। उन्होंने लिखा कि जो नौजवान है गलत रास्ता पकड़ गए, ये है वो है, वो पुलिस के पक्ष में। सिर्फ 1-आधे ने, बाकी 99% अखबारों ने लिखा कि युवा जो है अपनी बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पर उतरा। और ये सच्चाई भी है। कौन इतना खाली है। 11 बजे हम 11:30 यहाँ से चले थे, पूरी दोपहर सिर पे से गई, वापसी में हमें मेरे ख्याल 3, 3:30। हाँ, तो देखो तुम, किसको शौक है इतनी दोपहर में गर्मी में मरने का, और कितनी देर उस शौक पे इन्होंने हमारा टाइम खराब करा, घंटा भर खराब करवा दिया पूरा। तो और सिर्फ यहाँ नहीं, ये पूरी जगह प्रदर्शन था। इन सब का फर्क पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और क्या हो जाएगा, इनसे सच में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये कानों तक जाती हैं। कल के अखबार की सबने न्यूज़ पढ़ी होगी, चाहे CM हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे तुम्हारा कोई सा बड़ा मंत्री हो, विपक्षियों ने भी। कल अरविंद केजरीवाल की रैली थी, उसके मुद्दे सुने थे तुमने। उनको पता है हरियाणा का यूथ दुखी है। खैर वो भी अपनी अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, यहाँ कोई भला नहीं है। उसने ये देखा यहाँ परेशान कौन, यूथ, तो यूथ के मुद्दे उठा लिए। करना उसने भी कुछ नहीं है। अगर कोई करना चाहता है, हाँ DSSB का कर लेना पहले। भाई दिल्ली से वो कह रहा है मैं कर दूंगा, तो पहले अपना DSSB तो संभाल ले। इसमें टीचर्स लगा लिए, हरियाणा में टीचर्स लगा देगा, हरियाणा में पुलिस लगा देगा। पहले इनको तो भर ले। अपनी खुद की एरिया में लोग दुखी हैं और दूसरों का भला करेंगे। खैर ये भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम इतने बेवकूफ़ भी ना बने कि दिल्ली से कोई आके कहे कि हरियाणा में ये दिक्कतें हैं, मैं ठीक करूंगा, और वो कर देगा। कोई नहीं करने वाला। ना BJP आपका काम करे, ना JJP, ना आप, ना कांग्रेस। ये काम आपको खुद इनके ऊपर दबाव बना के करवाने पड़ेंगे। जब इनको दिखेगा ना यूथ इकट्ठा है, तब ये सोचेंगे काम करें। अभी मैं देख रही थी कल परसों कह रहे हैं कि जल्दी से और नौकरियां निकालो, तो मतलब ये बात चल पड़ी कि नौकरियां निकालने से लोग फिर से शांत हो जाएंगे। तो ये पुलिस के और इन सब के मिले जुले काम होते हैं। ये देखते हैं जनता किस तरफ भड़क सकती है। आम आदमी के पास ऑप्शन नहीं है, आप लोगों के पास ऑप्शन है, पर चलो पढ़ भी लें साथ साथ, क्योंकि फाइनली हमें रिजल्ट जो चाहिएगा वो पढ़ाई से चाहिएगा। लड़ना भी पड़ेगा। अब लड़ाई के बिना अब नौकरियां मिलेंगी नहीं आगे आगे। जो घर पे बैठे रहते हैं ना कि हम क्यों जाएं सोचने वाले, तो फिर भाई नौकरी के फिर आगे ये इच्छा भी ना करें कि बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियां आएँ। पहले ना हज़ारों नौकरियां निकलती थी, आवाज़ ना उठाने के कारण वो हज़ारों घटते घटते 20-20 हज़ार से 4-4, 5-5 पे आ गई, और तुम्हारी पीढ़ी देखते देखते वो खत्म होने पर आ गई। अगर अब भी नहीं बोलोगे ना, तो अगले 4-5 साल में चीज़ें ख़त्म कर देंगे ये। इनका क्या बिगड़ता है, ठेके पे सस्ते मजदूरों की तरह लोगों को लगा लेंगे, जितने रुपए देने उससे आधे देंगे, ना छुट्टी ना पेंशन, कुछ देना ही नहीं है।
इन सब का विरोध जो जागते लोग होते हैं ना, उन्हें करना पड़ता है। और अब हमारी पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी, जैसे समझ गए हम, जब हम लोग छोटे थे हमें किसी ने समझाया नहीं कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये पेंशन बंद करके तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, पर अब हमें दिखता है कि ये तुम्हारी पीढ़ी का नुकसान है, तुम्हें नहीं भुगतना, तुमसे आने वालों को और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आवाज़ उठानी चाहिए टाइम पे कि हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम थोड़ा योगदान, जो उस दिन गया ना उसने अपनी तरफ से योगदान दिया, चाहे वो वहाँ जाके उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि भीड़ बड़ी दिखाना भी एक टारगेट होना चाहिए कि उनको दिखे कि इनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। चलो प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ लिया? तीसरा पढ़ रहे थे, दुख भंजनेश्वर मंदिर। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में। अगला है घपड़ेश्वर, ये बताया था छपड़ेश्वर, घपड़ेश्वर ही क्या बन जाएगा? छपड़ेश्वर। लिख लो यहाँ छपड़ेश्वर, ये खरखौदा में है, इसी को घपड़ेश्वर कहते हैं, घपड़ेश्वर। नेक्स्ट टिक करना, खरखौदा के बाद, ये सोनीपत के बाद देवी कूप। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में। और गौरी शंकर तो सिर्फ पढ़ लो भिवानी। अम्बकेश्वर मंदिर कैथल, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कैथल के इस मंदिर पर, जिसका नाम क्या है? अम्बकेश्वर, इस पे जब एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया, उसके लोगों ने यहाँ जब अटैक किया तो यहाँ के शिवलिंग पे जब हथौड़ों से वो मार रहे थे, इससे खून निकलने लग गया। कहते हैं ये सच्ची घटना है उस टाइम पर। साइंटिफिकली तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तब से लोगों का विश्वास ज़्यादा बढ़ गया। कौन से जगह पर? अम्बकेश्वर। यहीं कहते हैं शिवलिंग से खून निकला था, कैथल में अम्बकेश्वर मंदिर। यहाँ लिख लो शिवलिंग से रक्त। जब इस पे ये विदेशी आक्रमणकारी आए थे कैथल में। भीमेश्वरी देवी मंदिर टिक कर लो, बेरी में है। बेरी कहाँ? झज्जर। और अगर पूछे भीमा देवी तो पंचकुला, यहीं लिख लो भीमा देवी पंचकुला। वो किससे कंपेयर किया गया था? भीमा देवी वाला उत्तर भारत का खजुराहो, उसी के पास लिख लेना भीमा देवी। एक भीमेश्वरी, एक भीमा। भीमा देवी उत्तर भारत के खजुराहो, पंचकुला। और भीमेश्वरी देवी बेरी झज्जर। आपका पहला सीएम भी कहाँ से थे? बेरी झज्जर से। बेरी में एक बहुत बड़ा क्या जन्माष्टमी का मेला और एक पशुओं का मेला भी लगता था, झज्जर में फेमस है, कैटल फेयर। 11 रुद्री शिव मंदिर, रुद्र का नाम आते ही समझ जाना, रुद्र किसका? शिव जी का, कैथल में है। लकड़हारा मंदिर जगाधरी यमुना नगर, किसकी तर्ज पर है ये? हाँ गोल्ड, ये अपना कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल। लिख लो यहाँ। हमने ये भी पढ़ा था कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, 2 जगहों पर, एक कोणार्क में और एक हमारे यमुना नगरी में, यमुना नगर में। यहाँ लिख लो कोणार्क मंदिर की तर्ज पर। पंचमुखी हनुमान मंदिर टिक कर लो। हनुमान के कितने मुख हैं? 5। पंचमुखी, जगाधरी यमुना नगर। भूतेश्वर मंदिर, भूतों के ईश्वर, पानी के बीचों बीच, कहाँ पर? जींद में। कौन सा तालाब था यहाँ? रानी का तालाब। लिख लो यहाँ भूतेश्वर में शिव मंदिर है, रानी के तालाब के बीचों बीच, रानी का तालाब जींद में। और किसकी तर्ज पर है ये? अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, वो भी लिख लो। खजुराहो देख लिया तुमने, कोणार्क देख लिया, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर। दाऊ जी, कौन दाऊ जी? जो हमारे रेवती, जो हमारे राजा की बेटी थी, उनके हस्बैंड यानी कृष्ण के बड़े भाई। 4 मंदिर हैं, जिनमें से एक हमारे यहाँ बंचारी पलवल। हाँ, बिश्नोई मंदिर से पढ़ लो हिसार में। स्थानेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, लिख लो यहाँ महादेव। स्थानेश्वर या थानेसर भी कह देते हैं इसको। ये और सर्वेश्वर सेम है या अलग अलग? जो स्थानेश्वर है यही क्या कहलाएगा? स्थानेश्वर, इसमें छिपा हुआ है ये, इसी का नाम क्या है? थानेसर। किसका मंदिर है ये? और दूसरा क्या था? दूसरा है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ है? ऊपर वाला भी कहाँ था? और ये भी कुरुक्षेत्र। सेम है या अलग अलग? ये किसने बनवाया था? ये पुष्यभूति, हर्षवर्धन के जो कभी पुराने थे ना सबसे पहले। और ये
ये बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया। थोड़ा सुन लो इनके बारे में। ये वाला जो ना थानेसर वाला, ये है आपके जो हिंदुओं का लास्ट बड़ा राजा था, हर्षवर्धन, जिसको कहें कि उत्तर भारत का। हर्षवर्धन के परिवार में एक आदमी था जिसका नाम क्या था? पुष्यभूति। कहते हैं इन्होंने बनवाया था थानेश्वर, क्योंकि थानेसर इनकी क्या थी? राजधानी। वहीं से इसका नाम थानेसर या स्थानेश्वर, यानी जिस जगह पे ईश्वर विद्यमान हो, स्थानेश्वर। ये पुष्यभूति वंश कह लो, या कह लो ये हर्षवर्धन के जो फैमिली में कोई बहुत बड़ा पुराना पहला राजा था, इसने बनवाया। जबकि सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे हम मानते हैं कि भगवान महादेव का निवास है, इसको बनवाया था एक आदमी ने, जिनका नाम क्या था? बाबा श्रवणनाथ। इन्होंने बनवाया था। बाद में फिर ये टूट फूट गए थे, बाद में रिकंस्ट्रक्ट बहुत लोगों ने करवाए। थोड़ा सा ना इसी पेज पर ऊपर लिख लो, ये पहले ये पढ़ लो कहाँ लिखा था ये? स्थानेश्वर थानेसर में, स्थानेश्वर थानेसर, यहाँ लिख लो पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश। ठीक है, चलो इसके नीचे आएगा तब लिखेंगे। जयंती देवी मंदिर कहाँ है? जींद में, फेमस है, सब जानते हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये ब्रह्म सरोवर जो है ना, उसी के तो बीच में है ये, जिसको तुम कई बार पढ़ चुके। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर किस सरोवर के बीच में है? ब्रह्म सरोवर। हमने पढ़ा था इसका चबूतरा बहुत लंबा चौड़ा चारों तरफ से पक्का था, 3600 और 1500 फुट, और इसके बीच में जो मंदिर स्थित है, इसी का नाम क्या बता रहे हैं? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। जो किसने पैसा लगाया था? बाबा श्रवणनाथ। इनको लोगों ने दान वगैरह दिया था, इन्होंने बनवा दिया। ये जो ब्रह्म सरोवर है, ये तो भगवान ब्रह्मा जी और राजा कुरु के कहते हैं उनके कारण है, लेकिन इसके बीच में जो मंदिर स्थित है, ये किसने बनवाया था? बाबा श्रवणनाथ। ऐसे ही थानेसर इसके 6-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ का मंदिर जिसका नाम क्या है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये सर्वेश्वर, वो स्थानेश्वर। ये सर्वेश्वर वाला उस जो फेमस पॉन्ड है उसके बीच में है, और ये वाला पुष्यभूति वंश के राजाओं ने बनवाया था। अब यहाँ ये टिक कर लो, सर्वेश्वर महादेव मंदिर यहीं लिख लो, या ब्रह्म सरोवर मंदिर, इसी को बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच है ये, या ब्रह्म सरोवर मंदिर। तो ब्रह्म सरोवर के बीच में किसका मंदिर है? महादेव का। ब्रह्म सरोवर किसने खोदा बताते हैं? ब्रह्मा जी ने। और मंदिर किसका है यहाँ? शिव जी। मैंने आपको बताया था, ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान खुद किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। इसीलिए इसके बारे में 2 लाइन ऊपर लिख लो, लिखो सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ऊपर हेडिंग डाल दो और 2-3 पॉइंट लिख लो। सर्वेश्वर महादेव मंदिर लिखो। यहाँ महाभारत के युद्ध में कितने दिन चला था युद्ध? 18 दिन। अजीब बात है, और वैसे अगर देखें साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सुन लो। कहते हैं ये मंदिर ना रोज टूट जाता था। जब महाभारत का युद्ध होता तो ये मंदिर अपने आप टूट जाता दिन में, और जब युद्ध बंद होता रात में तो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है। लिख लो, महाभारत के युद्ध में ये मंदिर रोज टूटता था, पर रात में स्वयं निर्मित हो जाता था। अब इसको साइंस के नज़रिए से देखें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दिन में रोज टूटता था और रात में स्वयं निर्मित हो जाता था। इसी में लिखो, मुगलों ने नष्ट कर दिया था। मुगलों ने नष्ट कर दिया था। मुगलों ने नष्ट कर दिया था। इसी में लिखो, बाद में हरिगिरी गोसाई, जो सबसे नया मंदिर है ना, ये इनके कारण है। हरि, बहुत लोगों ने काम किया लेकिन लास्ट इनके कारण। हरिगिरी गोसाई 18वीं शताब्दी में हरिगिरी गोसाई ने रेनोवेट करवाया, यानी पुनर्निर्माण। जो आज का मंदिर है वो इनकी देन है, हरिगिरी गोसाई जी ने। कौन सी शताब्दी में? 18वीं। तब तक कौन मर गया था? औरंगजेब। फिर उसके बाद उतने ताकतवर थे नहीं वो, तो लास्ट जो बड़ा मंदिर पैसा लगाया वो हरिगिरी गोसाई जी ने 18वीं शताब्दी में। ठीक है, यह है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। 2-4 पॉइंट और भी हैं पर यहाँ नहीं लिखवाती, यहाँ इतना ही लिख लो। इसके बाद देखो, सर्वेश्वर के बाद
कपिल मुनि मंदिर, कपिल मुनि, कौन कपिल? हनुमान, कपिल मतलब हनुमान। कपिल मुनि मंदिर कलायत कैथल में, हनुमान की नगरी क्या है? कैथल, वहाँ है। चामुंडा देवी, एक आदमी था ना नूनकरण, जिसके सपने में दिखाई दी थी, उसने फिर महेंद्रगढ़ में बनवाया था। टिक कर लो, चामुंडा देवी मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़। नूनकरण लिख लो यहाँ, एक राजा था नूनकरण, उसने बनवाया। एक देवी तालाब है पानीपत में, एक रानी का तालाब है, कहाँ? जींद में, यहीं लिख लो ऑब्लिक में, रानी तालाब जींद में। देवी तालाब का मंदिर किसका है ये? देवी तालाब, ये भी शिव का है, मंगल रघुनाथ ने बनवाया था। देवी तालाब आ जाए तो पानीपत और रानी तालाब आ जाए तो जींद, एक जैसे लगेंगे ये। जैसे भीमेश्वरी देवी और भीमा देवी हैं, भीमेश्वरी कहाँ है और भीमा देवी, ऐसे ही रानी का तालाब आ गया तो जींद में और देवी तालाब आ गया तो काली माता मंदिर कर लो, कालका पंचकुला में। डीघल गांव का शिवालय पढ़ा था ना एक टाइम पर, डीघल गांव किसने? जाट था डीघा नाम का, उसने। डीघल का शिवालय कहाँ है ये? झज्जर, डीघा जाट ने बनवाया था। भीमा देवी मंदिर पंचकुला, कहाँ का खजुराहो है? उत्तर भारत का, प्राचीन जैसे खजुराहो में मूर्तियां हैं चट्टान काटकर, ऐसी। अदिति का मंदिर करनाल, कुरुक्षेत्र में एग्जैक्टली माना जाता है इसको, लेकिन कहीं कहीं जब दिया हुआ है तो करनाल एग्जैक्टली कुरुक्षेत्र से 9 किलोमीटर दूर स्थित था ये। अदिति किसकी माँ है? सूर्य की। माता शीतला का फेमस मंदिर कौन सा है? गुड़गांव, जो किसके नाम पर है? कृपी, ललिता, यहाँ लिख लो, माता कृपी या ललिता, इनके नाम पर। पुराना शिव पार्वती मंदिर कैथल में है। मनसा देवी मंदिर मणिमाजरा था ना अपना, पंचकुला चंडीगढ़ की बेल्ट पर, यहाँ है माता मनसा देवी। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है। राधे श्याम मंदिर पुंडरीक कैथल में। और घंटेश्वर मंदिर ये कहाँ है? रेवाड़ी में। घपड़ेश्वर या छपड़ेश्वर और भूतेश्वर मंदिर, ये 3 हमेशा देखे जाते हैं, भूतेश्वर, घपड़ेश्वर, छपड़ेश्वर और एक ये अपना घंटेश्वर। घंटेश्वर कहाँ का है? ऊपर देखो 5-4 मंदिर और हैं, तुम्हें सब आते हैं ये। विष्णु मंदिर अग्रोहा का, अग्रोहा हमने पढ़ा था, कौन सी जाति? वैश्य जाति, अग्रवाल, गुप्ता, ये सब यहीं पर। हाँ, अग्रोहा टिक कर लो। सम्राट अशोक ने बनवाया था विष्णु मंदिर अग्रोहा में। अशोक जो कि बाद में बौद्ध धर्म को मानने लग गए, इन्होंने बनवाया था उस टाइम पर विष्णु मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसको ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्म सरोवर मंदिर, यहाँ लिख लो ब्रह्म सरोवर, ताकि तुम्हें याद रह जाए। अब इसका निर्माण देखो, श्रवणनाथ, लेकिन जब ये नष्ट करवा दिया उसके बाद पैसा किसने लगाया? क्या नाम था उसका? हरिगिरी गोसाई। कौन सी शताब्दी में? लास्ट 18वीं, क्योंकि कौन मर गया? औरंगजेब। उससे पहले जब ये कच्चा टाइप का मंदिर था, बाबा श्रवणनाथ ने, ये टिक कर लो, निर्माण श्रवणनाथ ने करवाया था। इसी जगह पर कुंती ने भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ लिख लो ब्रह्म सरोवर के बीच। तो कई लोगों के नाम हैं इसके साथ। महाभारत में खुद टूटता था खुद बनता था, इसको बनवाया था श्रवणनाथ जी ने, लेकिन किसने नष्ट करवा दिया? मुगलों ने। फिर मुगलों के अंतिम समय में 18वीं शताब्दी में जब औरंगजेब मर गया 1707 में, तो एक आदमी था हरिगिरी गोसाई, इन्होंने अपने जितने पैसे इकट्ठे हुए उससे खर्च करके और ये मंदिर बनवाया। किसका मंदिर है ये? शिव जी का। किसके बीच में है? ब्रह्म सरोवर। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो श्रवणनाथ भी आ सकता है इसके नाम में, और हरिगिरी गोसाई। अगर कहें 18वीं शताब्दी तो हरिगिरी, और कहें निर्माण तो श्रवणनाथ ने। वो पुराने टाइम में। किसने नष्ट करवाया? मुगलों ने। कौन सा मंदिर खुद टूटता था खुद बनता था? और आपका ये जो थानेसर वाला मंदिर है, इसमें पैसा किसने लगाया था? पुष्यभूति ने। किसके दादा परदादा थे ये? हर्षवर्धन। दोनों एक जैसे लगेंगे, थानेसर का भी और सर्वेश्वर। सर्वेश्वर किसके बीच में है? और थानेसर का मंदिर अलग है। अगला पॉइंट देखो, विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर, ये भी थानेसर। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने इसका वर्णन किया। कलायत का शिव मंदिर नागर शैली में टिक कर लो। शिखर उड़ीसा के सूर्य मंदिर के समान है, कोणार्क की तरह, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कोणार्क किसके साथ था? लकड़हारा, यमुना नगर वाला।
इसका ऊपर का जो है ना हिस्सा वो है सूर्य मंदिर की तरह, पर बाकी ढांचा राजस्थान के ओसिया के सूर्य मंदिर जैसा, यानी 2 राज्यों के सूर्य मंदिर से तुम्हारा एक मेल खाता है। कौन सा? कलायत का शिव मंदिर। सूर्य मंदिर अगर उड़ीसा वाला कहें तो तुम्हारा किसके साथ कंपेयर करेंगे? लकड़हारा। खजुराहो को किसके साथ कंपेयर करेंगे? भीमा देवी। पांडु पिंडारा को हरिद्वार के साथ। चलो जल्दी से टिक कर लो। कोणार्क मंदिर जैसा इसका शिखर है, बाकी हिस्सा ओसिया के सूर्य राजस्थान। अंबकेश्वर महादेव मंदिर जिससे वो खून निकला था, कैथल। शिवलिंग को स्वयं लिंग या पाताल ईश्वर भी कहा जाता है, महाभारत काल का। यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ? रक्त। शिवलिंग से रक्त, तो कहते हैं अपने आप ये प्रकट हुआ था। 11 रूही को रुद्री बना लो। 11 रुद्री, रुद्र आते कौन से भगवान? शिव जी। 11 रुद्री शिव मंदिर। महाभारत काल में अर्जुन ने शिवजी की तपस्या करके पशुपात अस्त्र प्राप्त किया। 250 साल पहले उदय सिंह की पत्नी ने दोबारा निर्मित करवाया। कहते हैं कि जब ये युद्ध खत्म हो गया था ना, तो भगवान कृष्ण ने इसको बनवाया था। लिख लो यहाँ, युद्ध की समाप्ति पर भगवान कृष्ण ने 11 रुद्री मंदिर बनवाया था। देवी कूप भी तभी बना था, 11 रुद्री भी तभी बना था। वो जो कुंड बने थे, कितने कुंड? 9 कुंड, वो भी तभी बने थे। सब उसी टाइम की घटना है। हाँ जी, क्या था? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। हाँ, ये 7वीं 8वीं शताब्दी का है। नागर शैली में नहीं है, पंचायतन में है। मैंने लिखवाया था। कौन से पेज पर? 1 मिनट, एक को बोलना, बताओ कौन से पेज पर? नहीं, मैंने लिखवाया कहाँ? कहाँ से देख के बता रहे हो? मुझे भी बता दो ना। पेज नंबर 160 पर, इसी पेज पर था। अच्छा, मेरे में तो मैंने नहीं लिखा हुआ। क्या लिखवाया था? कोई एक बताएगा तो मुझे समझ में आएगा। कहाँ लिखवाया था? लिखा है तुमने? अच्छा, एक कलायत का और एक भीमा देवी का है। तो भीमा देवी में कब बताया? मतलब अब कंफ्यूजन क्या है? तुम मुझे बाहर दिखाना का, क्योंकि वहां से यहाँ तक मुझे आवाज नहीं आ पाएगी पूरी। चलो, भीमा देवी में तो मैंने लिखवाया ही नहीं। अच्छा, मैंने ये लाइन, ठीक है, मैंने लिखी हुई है। कलायत का शिव मंदिर ईंट से निर्मित 7वीं 8वीं, ये वाली लाइन कह रहे हो ना? हाँ, ये लिखवाया है मैंने। जो उसका कंफ्यूजन है वही बता पाएगा। अब दिखा, कलायत का शिव मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर था? ठीक है। तो ये 2 तरह का है क्या? अच्छा, ये 2 चीज़ें, ठीक है, इसलिए लिखवाया होगा। हाँ, नहीं, ये है तो एक ही, पर इसका एक हिस्सा जो होगा ना वो हमारी शैली का है, और जो देखिए लिखा है ना राजस्थान वाला, ये वाली शैली का है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। एक्चुअली जिसका कंफ्यूजन होता है ना उसी को पता होता है मेरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे को पता नहीं चलता। चलो, सर्वेश्वर महादेव हुआ, कलायत हुआ, अंबकेश्वर पढ़ लिया हमने। अच्छा, 11 रुद्री भी पढ़ लिया। क्या लिखा 11 रुद्री के पास? भगवान कृष्ण ने, हाँ, वो जब इसने तपस्या की, भाई मेरे पास शस्त्र शस्त्र कम है, तब की बात है। मज़ारे और दरगाह अभी छोड़ दो। एक छोटा सा टॉपिक जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो वो इसमें से करेंगे। पेज नंबर, वो तुम्हें मैंने पढ़ा दिया है पहले ही। पेज 170 पर आ जाओ, बीच वाला पोर्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले 170 पर आओ। हरियाणा का फिल्म जगत करवा रखा है ना पूरा, इससे और पढ़ ले, क्योंकि ये पीछे से पूरे टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। पेज 170 की लास्ट हेडिंग है हरियाणा का फिल्म जगत। पहला पॉइंट देखो, पहली मूवी कौन सी थी हमारी? लेकिन बढ़िया मूवी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। बहुरानी ने कमाई की थी 83 में, और एक बैनर था भाइयों का, क्या नाम था उनका? प्रभाकर। कई प्रभाकर थे, कोई प्रोड्यूसर बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया। और पहली मोटी कमाई करने वाली फिल्म थी चंद्रावल 84 में,
उसके बाद पहली नेशनल लेवल पे जिसको मान्यता मिली लाडो, और फिर पगड़ी द ऑनर। ऐसे कई मूवीज आगे बढ़ी, सब वही कहानी। पेज 170 पे जल्दी से इसको पूरा पढ़ेंगे। हरियाणा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970। इसके निर्माता देवी शंकर प्रभाकर, निर्देशन आनंद ने किया। जैलदार सिंह उनका नाम था, तो जैलदार सिंह आनंद ये इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, निर्माता प्रोड्यूसर तो एक ही परिवार पैसा लगाता था जिनका नाम था प्रभाकर, और इसका डायरेक्शन किसने किया? आनंद, जैलदार सिंह ने। पहली लघु कथा शॉर्ट फिल्म, एक छोटी सी फिल्म धरती 1969 में, 69 आएगा ये, 68 में इसको बनाना शुरू किया, 69 में प्रदर्शित कर दी थी ये। नेक्स्ट टिक करना, प्रदर्शित मतलब जब स्क्रीन पे आई, 68 में इस पे काम स्टार्ट किया। 1974 में बीरा शेरा, इसको शोरा को ठीक कर लो, बीरा शेरा, ये अनूप सिंह ने बनाई। फिर 74 में बनी वीर घटोत्कच, इसकी भूमिका मास्टर चंदगी राम, जो कि अपने यहाँ पहलवान थे, उन्होंने, चंदगी राम जी का पहलवानी में बहुत बड़ा नाम था। हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी बहुरानी, 1983 में प्रदर्शित की गई, जिसने कमाई की, लेकिन ज्यादा कमाई की थी 84 में। इसमें राकेश बेदी और सुमित्रा हुड्डा ने अभिनय किया। लेखक थे देवी शंकर प्रभाकर। ये प्रभाकर वाले लिखते भी हैं, ये पैसा भी लगाते हैं और ये डायरेक्शन भी देते हैं। नेक्स्ट टिक करना, हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म रही चंद्रावल, 1984। जगत जाखड़ और उषा शर्मा ने अभिनय किया। इसका निर्देशन जयंत प्रभाकर ने किया और निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। ये 70 में भी थे, 70 में इन्होंने जब आनंद ने काम किया तब भी पैसा इन्होंने लगाया था। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन किया है जयंत प्रभाकर ने, और निर्माता हैं देवी शंकर प्रभाकर। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों भाई हैं ये। सुपरहिट फिल्मों के अभिनेता जगत जाखड़, जिसने कौन सी मूवी? चंद्रावल में। सर्वाधिक सफल बैनर प्रभाकर फिल्म बैनर है। इस बैनर ने लाडो बसंती, फूल बंधन आदि फिल्में बनाई। पहली कहानी टिक कर लो, लड़की की बहादुरी, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, लड़की की बहादुरी इंपॉर्टेंट है। ये माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। तो हरियाणा में पहली जो कहानी लिखी गई, क्या लिखी गई? लड़की की बहादुरी, माधव प्रसाद मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय फिल्म यानी नेशनल फिल्म अवार्ड पाने वाली पहली फिल्म थी लाडो, सन 2000 में। पहली सहायक अभिनेत्री जिसको नेशनल अवार्ड मिला, पगड़ी द कर लो, पगड़ी द ऑनर, इसके लिए बलविंदर कौर को, ये जैसे सहायक, मेन लीड में नहीं, सहायक में। इसके बाद ये टेबल है, चलो आज टाइम कम है, टेबल कल पढ़ लेंगे। अब तुम्हारी थोड़ी सी बस कला रह गई, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।